चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। 1950 से 1990 हम लोग स्टडी कर रहे थे। पहले तो क्या क्या हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज एडॉप्ट करी थी, क्या प्लानिंग में हमारी स्ट्रैटेजीज थी, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी थी, हम लोगों की कब सेटअप हुआ था, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग ने कब उसे रिप्लेस किया, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने स्टडी किया था कि एग्रीकल्चर के रेफरेंस में कितने सक्सेसफुल रहे थे हमारे सारे के सारे ये प्लान्स, राइट जिसके अंदर हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे। और एक मेजर टॉपिक आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। आप कुछ और ऑथर की बुक्स उठाएंगे तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसे डाइवर्सिफाई कर रखा है। किसी को अगर कहीं पर भी कुछ पूछना है तो वो पूछ लेंगे, राइट। लैंड रिफॉर्म्स अलग दिखा रखे हैं, जनरल रिफॉर्म्स अलग दिखा रखे हैं, तो अगर किसी को वो भी पूछना होगा तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। जरूरत है नहीं उतना डिटेल में जाने की, लेकिन एट टाइम क्या होता है, एक्स्ट्रा पढ़ने से आंसर की क्वालिटी एनहेंस हो जाती है। लिखते हुए सोचना नहीं पड़ता है कि मैं इसके अंदर क्या लिखूं, क्योंकि चीज़ों को समराइज करना कंपैरेटिवली ईजी है। समरी पढ़ रखी हो तो इलैबोरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा, इंप्लीमेंट हुआ दो फेजेस में 1960 70s और 70 80s के अंदर। वीट और राइस दो मेजर क्रॉप्स थे, उनमें से भी अगर कंपैरिजन करें तो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा था। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगहों पे बेनिफिट्स देखे गए, लेकिन जो उनसे एफ्लुएंट स्टेट्स थे हमारे, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब, इन रीजन्स में जो उनसे है ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स ज़्यादा जो उनसे थे वो देखे गए। किसने इंप्लीमेंट किया था? MS स्वामीनाथन ने हमारी कंट्री के अंदर। जो उनसे थे वैसे कहाँ से हुआ था कि सबसे पहले किसने ब्रीड किया था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को? तो दैट वाज एन अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, राइट, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1970 के अंदर। हमारे यहाँ कब इंप्लीमेंट हुआ? 1966 के अंदर। लैंड रिफॉर्म्स के हम लोगों ने कुछ लूप होल्स भी पढ़े थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के हम लोगों ने लूप होल्स भी पढ़े, सक्सेसेस भी पढ़े कि क्या उसके एडवांटेजेस रहे, मार्केटेबल सरप्लस हो पाया। जो लोग फूड ग्रेन्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया करते थे, उनका इनकम का प्रपोर्शन अब कम स्पेंड हो रहा था फूड ग्रेन्स के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी। कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्योंकि जितने भी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्रॉप्स ग्रो हुआ करते थे दैट वर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक्स, राइट। उसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स की डोज थी वो राउंड अबाउट 4 to 10 टाइम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स हम लोगों को जरूरत पड़ती थी। वाटर की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होनी जरूरत थी। उसके अलावा मिरेकल सीड्स, दैट इज द मेन रीजन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो भी जो उनसे थे एक्सपेंसिव थे। तो जो उनसे फार्मर्स उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, दे वर लाइक गेटिंग मोर ऑफ पुअर, और जो उनसे अफोर्ड कर पा रहे थे वो और रिचर होते जा रहे थे। तो उस चीज़ को, जो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम थी फार्मर्स के बीच में, उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी। फिर सब्सिडीज को लेकर भी कुछ डिबेट्स हुए थे, कुछ जो उनसे थे फेवर में थे और कुछ अगेंस्ट थे। कुछ का कहना था कि सब्सिडी स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ के यूज़ को इनकरेज करने के लिए दी जाती है, बाद में उसे जो उनसा है खत्म कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज को ज़्यादा फायदा हुआ सब्सिडीज का बजाय फार्मर्स के। फार्मर्स को अगर कभी लोन दे भी दिया गया, ठीक है, उन्हें सब्सिडाइज रेट पे अगर लोन्स वगैरह जो उनसे ऑफर कर दिए गए, तो उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर यूज़ ना करके, मैरिज में किसी की डेथ हो गई वहाँ पर उस पैसे को खर्च कर दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उसके अगेंस्ट थी। और दूसरी तरफ हमेशा से ही हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की एवेन्यू है, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल बहुत ज़्यादा है पहले से ही, और बहुत सारी पॉपुलेशन जो उनसे वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो सब्सिडीज स्टार्टिंग में देनी ज़रूरी भी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, जो एट टाइम कुछ ऑथर्स ने अलग अलग बुक्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, दैट इज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर से जब इनहेरिट किया था तो वी वर वेरी मच कन्फाइंड टू लिमिटेड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जबकि इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस हर एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडस्ट्री जो सा है वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाता है अगर मैं एग्रीकल्चर से उसे कंपेयर करूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। जिस टाइम पर फसल ग्रो नहीं कर रही है तो उस समय पे क्या है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होनी ज़रूरी है। हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी देखा था कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि हमारे यहाँ पर कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, और कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ना होने का मतलब क्या है कि फर्दर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा था और ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पा रही थी। तो 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए? एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है जो सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, पॉलिसीज ब्रीफ करती है इंडस्ट्रीज को लेकर, क्या क्या उन पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होंगी, कितना वो आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, कैसे प्राइसेस वगैरह फिक्स किए जाएंगे। इंडस्ट्रीज को लेकर एक पॉलिसी बनती है, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1948 के अंदर बनी थी और फिर उसे रीफ्रेम किया गया था इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर 1956 में, जिसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखेंगे कि इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है इसमें,
कि 1956 के अंदर इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स के अंदर जो सा है वो डाइवर्सिफाई कर दिया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज थी जो एक्सक्लूसिवली परमिटेड थी, लिमिटेड थी, किसकी ऑनरशिप के अंडर? गवर्नमेंट के अंडर, कि गवर्नमेंट जो सा है वो ऑन करेगा, वो मैनेज करेगा इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को। कौन सी थी उसके अंदर ऐसा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ध्यान रख सकते हैं रेलवेज वर देयर, आर्म्स, एम्युनिशन, ठीक है, जो उनसे भी कोर इंडस्ट्रीज थी। उसके अलावा जो सा एयरक्राफ्ट, ऑयल, ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि क्या किया गवर्नमेंट ने शेड्यूल ए के अंदर राउंड अबाउट 17 इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली अपने कंट्रोल के अंदर रखा। शेड्यूल बी के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करी गई जिसमें दोनों की ऑनरशिप थी, प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, माइनिंग की कुछ कंपनीज वगैरह हो गई, वो सारी सारी इंडस्ट्रीज क्या हो गई, वो सेटअप कर दी गई शेड्यूल बी के अंडर। तो एक शेड्यूल ए ऑन बाय गवर्नमेंट, शेड्यूल बी दोनों की वहां पर रहेगी ऑनरशिप, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। और फिर जो इंडस्ट्रीज बच गई वो इंडस्ट्रीज कर दी गई किसके नाम पर, या वो इंडस्ट्रीज किसके लिए ओपन कर दी गई? वो इंडस्ट्रीज ओपन कर दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो 3 शेड्यूल्स में डिवाइड हुआ, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है? पहले वाली गवर्नमेंट के अंडर, दूसरे वाली गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का, और शेड्यूल सी के अंदर क्या था? प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रह गई थी इंडस्ट्रीज वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी। लेकिन यहां पर भी एक बहुत बढ़िया रूल उन्होंने बना दिया था 1915 के अंदर। 1951 के अंदर एक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए एक और लॉ लेकर आए थे वो, जहां पर उन्होंने लाइसेंस इंपॉर्टेंट कर दिया था कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। शेड्यूल सी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर प्राइवेट सेक्टर वाले जो उनसे ऑनर हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइसेंस वाली बात, कि काफ़ी जगहों पे ये यूज़ में आ जाती है। इवन बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी लाइसेंस वाली बात आ जाती है कि लाइसेंस लेना ज़रूरी था प्राइवेट सेक्टर को अगर कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो, यानी गवर्नमेंट की एक परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, अगर उन्हें इवन एक्सपैंड करनी है कोई भी इंडस्ट्री, उन्होंने एक्सपेंशन के लिए जाना है, तो अगेन दे हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। प्राइसेस वो खुद से फिक्स नहीं कर सकते थे, आउटपुट कई बार अपने पास से फिक्स नहीं कर सकते थे। अगर कुछ भी एक्सपैंड करना है तो अगेन दे हैव टू गो फॉर व्हाट? लाइसेंस। यानी कि गवर्नमेंट ने मेजर रोल अपने हाथ में रखा, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज ओपन करी और उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी। और वो रेस्ट्रिक्शन क्या थी? वो रेस्ट्रिक्शन थी लाइसेंस की, कि आपको लाइसेंस लेना जरूरी है। एक्सपेंशन करना है तो लाइसेंस, डाइवर्सिफिकेशन करना है तो लाइसेंस। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वहां पर मेजर रोल जो सा था वो था किसका? गवर्नमेंट का। प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया था। अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया और गवर्नमेंट ने मेजर रोल अपने हाथ में रखा। ठीक है, ये वाली बात तो हम लोग बोलते ही हैं कि ब्रिटिशर से हमने अपनी इकोनॉमी को इनहेरिट किया था, फिर से हम लोग प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं दे सकते थे। लेकिन इसके अलावा कुछ रीजंस थे, जिनमें से सबसे पहला रीजन है कि उस समय पर जो कैपेबल एंटरप्रेन्योर्स थे वो बहुत कम थे और उनके पास जो कैपिटल था, जो पैसा था, वो भी लिमिटेड था। पूरी कंट्री की इकोनॉमी को, पूरी कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस को रिवाइव करने के लिए जो अमाउंट उनके पास था वो कैसा था? वो इनएडिक्वेट था। अगर कुछ एंटरप्रेन्योर्स का हम लोगों को नाम लिखना हो आंसर के अंदर तो वी कैन नेम ओनली फ्यू लाइक टाटा एंड बिरला, कि उस समय पे टाटा बिरला बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स थे और उनके पास जो कैपिटल था इतना अमाउंट में नहीं था। दूसरा, अगर उनके पास कुछ कैपिटल था भी, अगर उनके पास कुछ पैसा था भी, तो वहां पर क्या था? लो लेवल ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। दे डिडंट वांटेड टू इन्वेस्ट। कोई भी प्रोड्यूसर, हम लोग जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां भी प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल है, वो किस मोटिव से वर्क करते हैं? वो वर्क करते हैं प्रॉफिट मोटिव से। दे वांट मोर एंड मोर मनी। उन्हें पैसे से मतलब है ज्यादा से ज्यादा। अब यहां पर क्या बात आई? लो लेवल ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। उनके लिए वो कब इन्वेस्ट करेंगे? जब उन्हें पता है कि अगर मैं यहां पैसा लगाऊंगा तो मुझे कुछ प्रॉफिट्स आएंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि कोई भी एवेन्यू प्रॉफिटेबल है तो वो पैसा लगाएंगे। और मार्केट के साइज को देखते हुए, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स थे, जो मार्केट का साइज था, वो इतना बड़ा नहीं था कि उन्हें लगता कि हाँ वो पैसा ज्यादा से ज्यादा लगाएं। पहली बात, एंटरप्रेन्योर्स कम, उनके पास कैपिटल कम। दूसरा, दे डिडंट वांटेड टू इन्वेस्ट बिकॉज दे डिडंट फाइंड इंडियन मार्केट टू बी लिक्रेटिव, टू बी अट्रैक्टिव। उन्हें नहीं लगता था कि लोगों के पास पैसा है कि वो इंडस्ट्रियल गुड्स में ज्यादा जो सा है दिलचस्पी दिखाएंगे, वो परचेस करेंगे। उनके पास इतनी इनकम ही नहीं है कस्टमर्स के पास जो वो परचेस करें। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि सोशल ऑब्जेक्टिव,
सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, वो क्या था, वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाता। जैसा स्टार्टिंग में बताया कि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करेंगे, और उन्हें लगेगा कि हमें कहीं पर प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वर्क करेंगे, अदरवाइज दे वॉन्ट वर्क। क्लियर? तो ये तीन चीजें आ जाएंगी, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, एंड द थर्ड वन इज निगलेक्शन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। शेड्यूल्स में तीन में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। लाइसेंस वाली बात को खास करके फोकस करके चलेंगे कि लाइसेंस इंपॉर्टेंट था, उसके बिना कोई भी इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो सकती थी। और गवर्नमेंट भी बहुत समझदार थी। गवर्नमेंट क्या करती थी कि अगर आप किसी बैकवर्ड रीजन में, वो एरिया जो सा भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, अगर आप उस रीजन में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस आराम से मिल जाएगा। लेकिन वो एरियाज जो पहले से ही डेवलप्ड हैं, आप ऐसी किसी जगह पे जाकर इंडस्ट्री अगर सेटअप करने वाले हैं तो फिर वहां पर जो सा है आपको लाइसेंस जल्दी से नहीं मिलेगा। कुछ ड्रॉबैक्स लाइसेंस सिस्टम के भी थे। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस अपने रिन्यू करवा लिया करते थे, जिससे कि कंपटीशन कम से कम हो जाए। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या था, रोल रेस्ट्रिक्टेड था लाइसेंस के थ्रू। याद रखेंगे अब इसके अंदर एक और पॉइंट, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कार्वे कमेटी ने 1955 में, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, आ टाइम हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं ये कमेटीज, इनके ईयर। क्या किया था उन्होंने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो भी एसेट्स के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो 5 लाख तक की लिमिटेशन थी, उसे बढ़ाकर क्या कर दिया था, 1 करोड़ कर दिया था। तो याद रखेंगे 1955 में कार्वे कमेटी जो भी विलेज और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को देखती है, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, 1955 के अंदर 5 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया था, लिमिट को 1 करोड़ कर दिया था। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सा है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सी होती हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं, ज़्यादा लेबर यूज करती हैं, मशीन्स कंपैरेटिवली कम यूज करती हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्या है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो पाता है। अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को पैसा लगाना है और उसे पता है कि भाई कोई बड़ी इंडस्ट्रीज को ओपन करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और इतना पैसा नहीं है, तो इंडस्ट्रीज ओपन नहीं करेंगे। तो यानी कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी पैसा तब लगा पाएंगे जब उन्हें पता है कि कुछ कम पैसे के अंदर भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती है। और ऐसी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इन इंडस्ट्रीज के अंदर, कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो ज़्यादातर जो सी सेटअप होंगी, वो सेटअप होंगी नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहां रॉ मटेरियल की सोर्स पास होगी या मार्केट पास होगी। रॉ मटेरियल मिला, बनाए गुड्स और सेल आउट कर दिए। लेकिन जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कैसी हैं, वो रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं कि कहीं पर भी सेटअप हो सकते हैं। और जैसा बताया कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की लिमिट उसके अंदर कंपैरेटिवली कम है। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उतनी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कम होगी, क्योंकि उतने ज़्यादा लोगों के बीच में पैसा बटेगा जब उन्हें कुछ प्रॉफिट्स वगैरह आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने पास मेजर रोल रखा, क्यों रखा, वो वाली बात करी। फिर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी के अंदर हमने क्लासिफिकेशन किया इंडस्ट्रीज का। लाइसेंस वॉज नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन एज वेल एज फॉर सेटिंग अ न्यू इंडस्ट्री। उसके अलावा कार्वे कमेटी वाली बात याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब लास्ट टॉपिक, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी लास्ट टाइम तक के तो कुछ ऑथर्स ने अलग बुक के अंदर कर रखा था, यानी कि अलग बुक मींस अलग चैप्टर के अंदर कर रखा था, कुछ ने एक ही चैप्टर के अंदर ले रखा था। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जितना ज्यादा पढ़ोगे इट इज गुड फॉर यू पीपल, अदरवाइज यू पीपल कैन लाइक गो फॉर द नोट्स, उसमें सारी की सारी चीजें कन्फाइंड है, उसका टेंशन ना लें आप लोग। फॉरेन ट्रेड, सबको पता है कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, कि जब भी हम लोग ट्रेड अक्रॉस दी कंट्रीज करते हैं, सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही चीज़ों को खरीद बेच करना करके हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो एंट्रीपोर्ट हो। दैट इज व्हाट दैट आर ऑल द पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। लेकिन 1950 जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी, पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने स्टार्ट किया, 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए, तब हमारी सोच काफ़ी डिफरेंट थी। राउंड अबाउट 1% तो हमारा ग्लोबल शेयर था इंटरनेशनली, कि हम लोग कितना ट्रेड करते हैं, 1.16 आई थिंक। और उसके अलावा जो उनसा है, हम लोग अगर देखें तो उस समय पे हम लोग ये मानकर चलते थे कि पैसा बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसे खर्चो ही मत, यानी कि फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज।
पहली बात तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में था हम लोगों के पास फॉरेन करेंसी। उसके बाद अगर हम दूसरी कंट्री से कोई भी चीज इंपोर्ट करेंगे, कोई भी चीज परचेज करेंगे, तो हमें पेमेंट कहां करनी पड़ेगी? हमें पेमेंट करनी पड़ेगी उनकी करेंसी के अंदर, एंड दैट विल लीड टू ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आया कि दूसरी कंट्री से हमने गुड्स परचेज किए, पेमेंट करी हम लोगों ने उन्हें, और पेमेंट करने का मतलब हुआ कि फॉरेन करेंसी हमारे यहां से जा रही है, जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो हमने कोशिश क्या करी कि एक काम करते हैं, ना दूसरी कंट्री से हम लोग खरीदते हैं, ना ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होंगे। पहला मोटिव तो हमारा ये था, क्योंकि जो अभी पॉलिसी में बताने वाला हूं उसके मोटिव पहले ही समझा रहा हूं। दूसरा हमारा को दिमाग में ये चीज थी कि अगर दूसरी कंट्री से गुड्स आएंगे, जैसा ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुआ था, तो हमारे यहां के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो कि दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज ना करके आप उनका सब्स्टिट्यूट अपनी ही कंट्री में बनाना शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट वाज द नेम ऑफ द, और दैट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी। दूसरी कंट्री से हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, व्हीकल्स खास करके काफी सारे दूसरी कंट्री से आया करते थे, उन्होंने बोला अपनी कंट्री में ही आप सब्स्टिट्यूट बनाना शुरू कर दो। दिस इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज नोन बाय द नेम ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचाना और अपने यहां की कंपनीज के गुड्स को इंटरनेशनल कंपटीशन से बचाना। कैसे हम लोग किया करते थे इस चीज को? ऐसा तो है नहीं कि वो आएंगे तो उन्हें मना कर देंगे। हम लोगों ने दो चीजें यूज करी थी इसके अंदर, याद रखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव, आई थिंक इट इज क्लियर। हम लोगों ने कैसे उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया? हम लोगों ने दो चीजें इसके अंदर यूज करी। वन इज टैरिफ, राइट, दैट इज टैक्सेस। जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था, हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने का एक फायदा था, हमने एडमिनिस्ट्रेशन उनसे सीखा, तो हमने वही थोप दिया कि जैसे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट वहां पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया करते थे, महंगे कर देते थे। अब दूसरी कंट्री से अगर गुड्स मेरी कंट्री के अंदर आ रहे हैं, आई डिड द सेम और वी डिड द सेम एज अ कंट्री। क्या किया? उन पे इतना टैक्स लगा दिया जिससे कि उनके प्राइजेस क्या हो गए? उनके प्राइजेस इंक्रीज हो गए, राइट। उनके प्राइजेस इंक्रीज हो गए, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? यहां पर कम हो जाएगी। एक तो हम लोगों ने टैरिफ यूज किए थे, और दूसरा हम लोगों ने यूज किया था कोटा, राइट। कोटा के अंदर बेसिकली क्या किया था कि कोटा का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना कि इतना इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कोटा है, इस पर्सन का कोटा है, इतना तो गर्ल्स का कोटा है, स्पोर्ट्स का कोटा है, किसी भी चीज के लिए कोई चीज फिक्स कर देना। हमने क्या किया? हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा दी कि इससे ज्यादा हम लोग जोन सा है आपकी कंट्री से खरीदेंगे ही नहीं, राइट। वॉल्यूम के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से। वो क्या है? वो कोटा, वो नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आता है, क्योंकि टैक्सेस अभी समझाया, वो टैरिफ्स, और नॉन टैक्स दैट इज कोटा। तो हम लोगों ने एक तो कोटा फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया? जो आ रहा है उस पर टैक्सेस लगा दिया। अभी हार्ले डेविसन के अंदर भी ट्रम्प बहुत नाराज हुए थे इस चीज को लेकर कि हमारी कंट्री के अंदर उस पर टैक्स इतना ज्यादा लग जाता है कि उसके प्राइसेस जो उनसे थे वो ऑलमोस्ट डबल कर दिए थे हम लोगों ने। अपनी कंट्री में चीज सस्ती बिक रही है, हमारे यहां आ रहे हैं, हम इतना टैक्स लगा रहे हैं, महंगी बिक रही है, उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो हम लोगों ने क्या एडॉप्ट किया? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। कैसे किया? टैरिफ और कोटा के थ्रू। क्या ऑब्जेक्टिव था? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचाना और अपनी डोमेस्टिक जो उनसी गुड्स थी या डोमेस्टिक कंपनीज थी उन्हें कंपटीशन से बचाना। क्या फायदे और क्या नुकसान रहे इसके? फायदा यह रहा कि देखा गया इस चीज को कि जो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। इट वाज राउंड अबाउट आई थिंक 11.8% इन 1950-51 और 1991 के लगभग जो था इट वाज जो हुआ लगभग इट वाज 24.6% के लगभग था वो। तो क्या हुआ कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज का वो इंक्रीज हुआ। दूसरा हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि हम लोग बहुत कन्फाइंड थे। अगर ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी देखें तो कोलकाता जमशेदपुर में एक दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी, उसके अलावा जूट और कॉटन की इंडस्ट्रीज हम लोगों के यहाँ पर थी, उसके अलावा हम लोगों के पास एज सच कोई कैपिटल गुड की इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप नहीं थी। लेकिन दिस वॉज द टाइम व्हेन वी वेंट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। इस समय पे हम लोगों ने क्या किया? डाइवर्सिफाई किया। ऐसा नहीं है कि एक दो प्रोडक्ट तक ही हम लोग जो उनसे थे वो लिमिटेड थे। कुछ इंडस्ट्रीज को हम लोग बोल सकते हैं सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब वो इंडस्ट्रीज जो इस प्रोटेक्शन की वजह से
फ्लरिश कर पाई। और उसके अंदर दो मेजर नाम आप लोग याद रखेंगे, वन इज ऑटोमोबाइल एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज ने भरपूर आनंद उठाया किसका, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का। जो प्रोटेक्शन हम लोगों को मिली तो ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई, ये ग्रो कर पाई। क्योंकि अगर वहां से दूसरी कंट्री से चीपर गुड्स आ रहे होते, चीपर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, आज के टाइम पे देखें तो चाइनीज गुड्स ज्यादा आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारे यहाँ के जिनसे गुड्स बन रहे हैं उनका यूज कंपैरेटिवली कम है। तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई कर पाई, जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा, राइट। उसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फ्लरिश हो पाई और एंटरप्रेन्योर्स आ पाए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कुछ हद तक के कम हो पाई। 6% एनुअल ग्रोथ जिसे हम रिमार्केबल बोल सकते हैं वो रही हमारी हर साल ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज की। कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे। ड्रॉबैक्स क्या रहा कि कंपटीशन का फायदा हमेशा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मिलता है। अगर कंपनीज आपस में लड़ रही हैं, उनमें कुछ कंपटीशन है, तो उसका फायदा हम लोग बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा किसे मिलता है, उसका फायदा मिलता है हम लोगों को। एक ही कभी सेलुलर कंपनीज हुआ करती थी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, यही हुआ करते थे, और इनकमिंग कॉल के भी चार्जेस लगा करते थे। आज का टाइम अगर हम लोग देखें तो इनकमिंग कॉल के कोई चार्जेस नहीं है, एक रिचार्ज कराओ तो काफी टाइम चल जाता है। डेटा अब बहुत सस्ता हो गया, किसकी वजह से, जियो के आने की वजह से। उस समय पर क्या हुआ, उस समय पर कंपटीशन था नहीं, और कंपटीशन ना होने की वजह से क्या हुआ, पब्लिक मोनोपोलीज बन गई। वेट करना पड़ता था अगर आपको एक लैंडलाइन का कनेक्शन लगवाना हो। आई रिमेंबर, दो आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, तो उस समय पे क्या होता, अराउंड 1 साल के बाद कुछ लॉटरी सिस्टम हुआ करता था कि अगर आपको लैंडलाइन लगवाना है तो 1 साल बाद हम लोगों का नंबर आया था कि 1 साल बाद वो कोई पर्ची निकलती है, उसमें लैंडलाइन भी लगा जी। इनकमिंग कॉल के चार्जेस तो आई होप आप लोगों को भी शायद ध्यान होंगे कि इनकमिंग कॉल के चार्जेस लगा करते थे, 18 रुपीज वॉज द रेट आई थिंक। क्या था, ये पब्लिक की मोनोपोलीज थी, क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं, और अगर कंपटीशन नहीं है तो अल्टीमेटरली कस्टमर्स को फायदा नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो किसी पे 4 व्हीलर हुआ भी करता था तो कौन से 4 व्हीलर्स थे, मेजरली फिएट और एम्बेसडर, वही शान हुआ करते थे उस टाइम की। तो गॉट इट। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, अगर वो लॉसेस में भी चली, गवर्नमेंट की कोई कंपनी अगर लॉसेस में भी चल रही है तो गवर्नमेंट का बजट आया करता, तो उस बजट से हम उसे फाइनेंस कर दिया करते थे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर भी फालतू का जो है वो बर्डन बढ़ता जा रहा था। अगर गवर्नमेंट की कोई कंपनी लॉसेस में चलेगी और अल्टीमेटली हम उसे फाइनेंस कर भी देंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट पे उस चीज का बर्डन बढ़ेगा, रेवेन्यूज गवर्नमेंट के कम होंगे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। क्लियर। तो ये क्या था, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के हमारे कुछ फायदे और ये कुछ नुकसान थे। उसके अलावा ब्राइब वगैरह के केसेस तो आते रहते थे। जब कोई कंपटीशन नहीं था तो गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपको कोई छोटा सा भी काम करवाना है तो यू हैव टू पे ब्राइब फॉर इट। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 2। आई होप इट इज ऑलमोस्ट क्लियर। अच्छे से कर लें।